अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट में जनाब है गहमा गहमी, चूँकि तब्दीली हुई है और नजम सेठी साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ। इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब और हमदे साहब जिनको अब नॉमिनेट किया गया है, डेफिनेटली ज़का अशरफ इज़ ऑल सेट टू टेक ओवर अगेन। और कल उन्होंने मीडिया टॉक की जिस पर फिर काफ़ी एक तूफ़ान मच गया कि शायद एशिया कप के हवाले से कोई यू टर्न पीसीबी ले रहा है, या ये जो मौजूदा नए जो चेयरमैन आने वाले चेयरमैन हैं उनकी कोई पॉलिसी जो है वो एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर तब्दील है ज़रूर उनकी राय ये कि ये मॉडल ठीक नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने वजाहत कर दी कि वो नहीं चाहते कि 11th आवर पे कोई प्रॉब्लम हो। इससे जो कमिटमेंट की गई है प्रीवियस मैनेजमेंट की जानिब से उसको ऑनर किया जाएगा, यानी कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में ही होगा, 4 मैचेस होंगे और बकिया मैचेस फिर श्रीलंका में खेले जाएंगे। जबकि वही स्टांस जो पहले नजम सेठी साहब का था कि पाकिस्तान का भारत जाना गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत है। सारी सूरत हाल में बात करेंगे और साथ क्या तब्दीलियाँ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में और फिर आगे चल के पाकिस्तान टीम में भी इसका असर होगा, इसको तफसीली डिस्कस करेंगे हमारे अपने रिपोर्टर और फिर कुछ तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन और प्रोग्राम के शुरू में स्पेशली एहसन रमज़ान को मुबारकबाद, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है और अब अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का कल टाइटल जीता और लगता है कि पाकिस्तान को एक ऐसा स्टार मिला है जो मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतता रहेगा। बहुत कम उम्र है लेकिन बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं। मैंने बताया कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और अब एशियन चैंपियन भी बन गए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और कल जब ज़का अशरफ साहब ने बात की एहसान मज़ारी साहब के साथ बैठ कर, तो एक तासुर ये बना कि शायद अब कोई एक नया तनाज़ा खड़ा होने वाला है, लेकिन आई थिंक सेंस प्रिवेल और ये ज़का साहब का सही फैसला मालूम हो रहा है कि जो कमिटमेंट हो गई थी उन्हीं को ऑनर किया जाए। पुराने में बात करेंगे इस हवाले से। मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक और कुछ देर में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान, सबसे पहले आई थिंक रिलीव्ड कि ऐसा नहीं हुआ कि जो हम पहला तासुर बना था कि शायद वो कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो इस हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ है, लेकिन चूँकि मामला बहुत करीब वक्त पर आ गया है, कमिटमेंट कर ली गई हैं, तो वो कमिटमेंट को ऑनर करेंगे। आई थिंक यही इस वक्त इस पर इख्तलाफ किया जा सकता है कि हाइब्रिड मॉडल के कौन से मैचेस या कितने मैचेस, लेकिन चूंकि मामला तय हो चुका है, वक्त बहुत करीब है और सारी बातें एशिया क्रिकेट काउंसिल या किसी को हम परेशानी में दोबारा डाल नहीं सकते। तो इट्स अ गुड डिसीजन बाय ज़का अशरफ टू ऑनर द कमिटमेंट ऑफ द नजम सेठी। देखें, सबसे पहले तो ये जो बयान था मेरे ख्याल से थोड़ी सी अननेसेसरी हाइप मिली इसको। देखें, आप जब भी कोई सर कह कौन रहा है ना, हम इनकमिंग चेयरमैन जब भी आता है तो देखें वो इन हाउस तब्दीलियां तो कर सकता है, लेकिन जो आप कमिटमेंट आईसीसी से कर चुके हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल से कर चुके हैं, वो ऑन पेपर होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है उसकी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक चेयरमैन आया उसने जो है वो फैसला तब्दील कर दिया। भले ज़का अशरफ नाखुश हैं इस फैसले से, लेकिन कमिटमेंट कर दी गई है। आज जिस तरह हमने देखा कि कुछ अखबारात में भी रिपोर्ट्स छपी हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि उनके जो नए चेयरमैन हैं उनके बयानात वो दे सकते हैं, आज़ाद है, लेकिन जो कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो कि मेज़बान है की जा चुकी है वो उस पर कायम है और वैसे ही होगा और होना भी यही चाहिए। देखें, अभी इस तरह से अगर आकर वो दोबारा से फैसले चेंज करेंगे तो एक फिर दोबारा से हिजान की कैफियत आ जाएगी, फिर दोबारा से एक हलचल होगी, वर्ल्ड कप पर फिर से बात होगी, फिर एशिया कप पर बात होगी। तो ये मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा साइड लाइन पर करना चाहिए। अभी ज़का अशरफ का फोकस सिर्फ और सिर्फ एशिया कप जीतना और वर्ल्ड कप जीतना होना चाहिए। उसके लिए उनको क्या इकदाम करने हैं। अभी देखें, हम बहुत सारी खबरें चलना शुरू हो गई हैं, ये चीफ सिलेक्टर आएंगे, इसको हटा दिया जाएगा, मिकी ऑर्थर के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है, चीफ सिलेक्टर कौन होगा, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ एक सीनियर, मतलब पहले भी इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। उनका पहला जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप और एशिया कप में टीम की बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, जो कि पहली मैनेजमेंट ने अगर कोई बेहतर इकदाम किए हैं तो उसको कंटिन्यू करें, अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको रेक्टिफाई करके जो टीम की बेहतरी के लिए हो वो करें, इस पर फोकस करें। ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो होस्टिंग की बात है, ये सारी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। पहले जो है हमारा मेन टारगेट वर्ल्ड कप जीतना होना चाहिए। चलिए, इमरान ने बड़ी तफसीली बात की और मैं एग्री करता हूँ। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब, कल ज़का अशरफ साहब ने जब बात की तो तासुर पहले यही मिला कि शायद वो तब्दीली करना चाहेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वजाहत कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, जो कमिटमेंट हो गई है उसको ऑनर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में यही ऑप्शन बेहतर था, चूँकि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट आप कर रहे हैं बतौर पीसीबी, अब सरबरा हमारा तब्दील हो रहा है, ये इन हाउस मामला है, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी और आई थिंक वो सेंस प्रिवेल और ये बेहतर ऑप्शन है कि जो कमिटमेंट है उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए जो मुस्तकबिल करीब की हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल गफ्फार। ज़का अशरफ साहब को जिस तरह नजम सेठी साहब शकील शेख के शहर में मुब्तला थे, इस तरह ज़का अशरफ साहब को अपने तौर पे
डिसीजन लेने होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अभी वो आए हैं, अभी जब वो चार्ज लेंगे, अभी इलेक्शन होगा, चार्ज लेंगे, तो पिछली कमिटमेंट्स तो यकीनन हमें पूरी करनी होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक हो रहा है। 22 दिसंबर 2022 के बाद तीसरे चेयरमैन आने वाले, एशिया कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, स्टेबिलिटी है ही नहीं कहीं पर। सही। तो इसलिए यकीनन ज़का साहब को मैं सोच रहा हूँ कि इनको हर कीमत पर अपने डिसीजन लेने होंगे, और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोगों के चक्कर में नहीं आएंगे जो लोग मिसगाइड करते हैं, क्योंकि वो दूसरी बारी लेंगे अगर वो आए। और अभी भी रोड़े अटका रहे हैं उनके लिए। आपने देखा होगा शकील शेख साहब का ट्वीट जो कह रहे हैं आइन ये कहता है, जबकि उसकी एक और क्लॉज है जिसमें ये रोटेशनल बेसिस पर रीजन का इंतखाब होना चाहिए। और पिछली दफा चूंकि लाहौर रीजन जो गवर्निंग बोर्ड का रुकन था शाहरेज खान रोकरी साहब, जो आमिर हयात रोकरी बरूक के साहबजादे, तो वो अब लाहौर को दोबारा कैसे रख लिया गया? तो ज़का साहब को सोच समझ कर फूक, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो हमें सोच समझ कर इकदाम करने होंगे। अभी तो पहले गवर्निंग बोर्ड के अरकान का तयन हो जाए, क्योंकि वो डी नोटिफाई कर दिए गए हैं जो भी हुए हैं, आपको पता है आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से। तो अब की गवर्निंग बोर्ड में जिनकी बारी है उनको आना चाहिए। लाड़काना रीजन की बारी है गवर्निंग बोर्ड में, डेरा मुराद जमाली की बारी है, बावलपुर रीजन की बारी है, और आजाद जम्मू और कश्मीर रीजन की बारी है। इनको बिल्कुल नजरअंदाज करके ऐसे हैवी वेट रख लिए गए कि जो अदालतों में भी जा सके, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी। तो मेरे ख्याल में ज़का साहब को सोचना पड़ेगा, और सारे कमिटमेंट मेरी नजर में उन्हें पूरे करने होंगे। तो बात साहब, जो आपको याद होगा कि जब नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया, उसके अगले दिन एक मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ, फिर एक प्रेस रिलीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी की गई। वो जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड के 4 रीजन्स, 4 डिपार्टमेंट, इसकी फिर क्या हैसियत है? और दूसरा, जैसे आपने फरमाया कि इसमें भी एक ट्विस्ट आ सकता है, कुछ खबरें ये ऐसी हैं कि क्या जाते जाते भी मैनेजमेंट कमेटी ने जो फैसला किया, क्या ये एक और तनाज़े की वजह बनेगा? क्या ये स्मूथ ट्रांजेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल मुझे लग रहा है स्मूथ होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए 13 अरकान थे मैनेजमेंट कमेटी के, जी। सिर्फ एक रुकन शकील शेख साहब ट्वीट कर रहे हैं, बाकी सब खामोश बैठे, और बाकी लोग खुश भी नहीं है। जो रवैया है कि किस तरीके से आपने जो अप्रूव कर दिया। अभी तो आप मुझे बताएं ना अब्दुल गफ्फार, आप इतने अच्छे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, अभी तो ना वापडा की टीम रीसेट हुई है, ना KRL, ना सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, ना सुई सदर्न गैस। तो जब इदारों की टीमें बनेंगी वही इदारे आएंगे ना। गवर्निंग बोर्ड में भी अपने लोगों को लाकर दरअसल ज़का अशरफ के लिए रास्ते महदूद करना थे। और एक चाल ये भी थी कि मुस्तफा रमदे साहब को भी कहीं उम्मीदवार के तौर पे खड़ा कर दिया जाए PCB के चेयरमैन के लिए, और अगर अपने लोग गवर्निंग बोर्ड में होंगे और अगर वोटिंग हुई तो कहीं मुस्तफा रमदे, जिनके वालिद जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, नवाज शरीफ फैमिली से उनका बड़ा ताल्लुक है, तो कहीं उनको चेयरमैन बना दिया जाए। तो मूव थी, लेकिन मेरी बात हुई है एहसानुर रहमान मज़ारी से, उन्होंने कहा जी हमने डी नोटिफाई कर दिया इसको, और 19 जून को इनकी मुद्दत खत्म हो गई थी। इन्होंने कैसे डिसीजन ले लिया? वो कहते हैं ना कि ना हम खेलेंगे ना तुम्हें खेलने देंगे। तो वही बात थी, लेकिन मेरे ख्याल में मामला सेटल हो जाएंगे, आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों। बस ये लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड खुद जो मैचेस कराने चाहिए, मुझे लग रहा है मैच एक अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के कमरों में भी इस वक्त चल रहा है। पुराने करते हैं ब्रेक से, जब वापस आएंगे तो इस सूरत हाल में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगी। पुरान रिप्ले में खुश आमदीद। तो जैसा मिर्जा इकबाल भी बता रहे थे, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि जाते जाते भी एक इजलास हुआ, उसमें भी नॉमिनेशन हुई, लेकिन अब जो वफाकी वजीर हैं बैनुल-सूबाई राब्ते के, वो कह रहे हैं कि डी नोटिफाई हो गया। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक तो स्टूडियो मौजूद हैं, दूसरे नुमाइंदे जो लाहौर में गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने ज्वाइन किया। गुलाम मुर्तज़ा, बड़ी आपकी गहरी नज़र रही, आप लोग वहाँ मौजूद थे जो आखिरी दिन प्रोसीडिंग्स हुई। ये जो जाते जाते एक प्रेस रिलीज जारी हुआ नजम सेठी साहब के दौर का जो आखिरी दिन था, जिसमें 4 तकरीरें हुई रीजन्स के अंदर, 4 हुई डिपार्टमेंट में, 2 नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर की भी उसमें लिखी गई। उसके बाद अब एक और नोटिफिकेशन आया, वजीर कह रहे हैं जी कि डी नोटिफाई। ये मामला है क्या? ये जो आखिरी दिन गवर्निंग बोर्ड को तश्कील दिया गया, इसकी कानूनी स्टैंडिंग इस वक्त क्या है? और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो PCB के कायम मकाम चेयरमैन बने हैं, अब वो जब इंतखाबात कब कराएंगे, और क्या यही इलेक्टोरियल जो है उसमें मौजूद होगा या कुछ और हम देखेंगे? गफ्फार भाई, जिस तरह वज़ीर आज़म की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करवाया गया था, कहा गया था, और IPC मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया था कि जो नजम सेठी और उनकी मैनेजमेंट कमेटी है, उन्हें 2 महीने की तौसीह दी गई थी। वो तौसीह जो होनी थी वो 20 जून को ख़त्म होनी थी, और 20 जून के दिन ही उन्होंने 19 जून को एक बाकायदा तौर पर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क़याम उन्होंने तश्कील मुकम्मल हुई, उसकी 4 बोर्ड जो गवर्निंग बोर्ड के नुमाइंदगान थे और 4 डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान थे,
अब वो बज़ाहिर तौर पे तो यही लग रहा था, वो कानूनी तौर पे वो अपना जो मैंडेट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं नजम सेठी। लेकिन कल हमारी ज़का अशरफ से कुछ बात हुई तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नहीं मानते और नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नया बनेगा तो उसमें नुमाइंदगान भी जो रीजन्स के और डिपार्टमेंट वो अलग से होंगे, दूसरे होंगे। हालांकि एक साल रोटेशन पॉलिसी होती है, कोई भी अगर लाइक चेयरमैन मुंतखब होता है तो, लेकिन जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर होते हैं वो एक साल बाद चेंज हो जाता है, चाहे डिपार्टमेंट के हो चाहे रीजन्स के हो। तो अब नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो बनाने के लिए सोच रहे हैं और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है, कल बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा मेरी जल्द से जल्द कोशिश, और कहा भी जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। उनकी कोशिश है कि ईद से पहले हो जाए, लेकिन ईद से पहले होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब ये देखना है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया गया नजम सेठी की जानिब से, क्या उसी के ऊपर अच्छा गुलाम मुर्तजा, ये वही गवर्निंग बोर्ड में रीजन्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? चूंकि ये भी तासुर है कि चूंकि 24 घंटे पहले फैसला हो गया, नजम सेठी साहब को जब ये फैसले का पता चल गया कि अब वो नहीं रहेंगे तो उन्होंने एक ट्वीट किया, अपने आप को जो ना उस पोजीशन से पीछे कर लिया। लेकिन कुछ ये भी खबरें गर्दिश में गुलाम मुर्तजा, अगर आप हमें अंदरूनी कहानी बताएं कि क्या उन्हीं लोगों का तकर्रुर हुआ भी है जिनका होना था, ये आखिरी लम्हे पर कुछ गेम प्लान चेंज हुआ है? जी गेम प्लान चेंज हुआ है। पहले छोटे रीजन्स को अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे डेरा मुराद जमाली, बहावलपुर, लाड़काना और इसी तरह आजाद कश्मीर का एक रीजन था, तो उनको पहले अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही नजम सेठी साहब ने अपने आप को इससे पीछे किया और उसके बाद लाहौर, कराची, पेशावर, ये सारे रीजन्स के नुमाइंदगान इसमें आए और डिपार्टमेंट के भी इनमें से जो पहले जो फैसला किया गया था ज़राए के मुताबिक हमें बताया गया था उसमें केआरएल शामिल नहीं था, लेकिन अब दोबारा उस केआरएल को बनाया गया। वो इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि शायद ज़का अशरफ को नॉमिनेट तो कर दिया है, वो उसको वोट नहीं देंगे। अगर एक भी रीजन्स के नुमाइंदे या डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने उन्हें वोट ना दिया तो वो तो चेयरमैन मुंतखब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज़का अशरफ की जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात की और कहा कि वो नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे, उसके ऊपर इलेक्शन होंगे ताकि वो इलेक्ट हो सके। अगर यही रहता है तो वो उनका जो उनकी इलेक्शन में कामयाबी वो यकीनी नहीं हो पाएगी। अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल है इमरान के, हम तो ये समझ रहे थे कि जो ट्वीट आया नजम सेठी साहब का उसके बाद द गेम इज़ ओवर और फिर आपका जो नया चेयरमैन आएगा इंतखाबात, ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ तो ये एक बड़ा स्मार्ट तरीका है ना कि आप गवर्निंग बोर्ड ही ऐसा तश्कील दें। अब नजम सेठी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे जो पहले बताया गया वो ये था कि शायद मैनेजमेंट कमेटी डिसॉल्व होने से पहले गवर्निंग बोर्ड का जो कयाम है वो एक आईनी ज़रूरत है। बट जैसे अब गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मैं इस पर ज़रूर आपसे पूछता हूँ कि अगर ये सूरत हाल का फ़ायदा क्या है, जब एक चेयरमैन चला गया है, दूसरे को आना है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया है, तो फिर ऐसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? एक पहले इतना मजाक बना हुआ है, ये मजाक और ये म्यूजिकल चेयर आखिर कब तक चलेगी, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कायम मकाम चेयरमैन है गुलाम मुर्तजा। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, तब्दीलियाँ एशिया कप के हवाले से चले, एक वजाहत आ गई कि नई कमिटमेंट को ऑनर किया जाएगा। वर्ल्ड कप के हवाले से हमें पता है कि वो गवर्नमेंट ने स्टांस लेना है, लेकिन जाहिर बात है जो मिकी आर्थर का तकर्रुर हुआ, ग्रांट ब्रैडमन का जिस अंदाज से तकर्रुर हुआ, फिर आपने देखा वॉर्ने मॉर्कल आ गए, एंड्रयू पटिक आ गए, ये सारे डिसीजन हैं इन पर वैसे भी एक डिबेट होती रही है, स्पेशली मिकी आर्थर के हवाले से। क्या लगता है आपको जो नए आने वाली मैनेजमेंट है, ज़का अशरफ साहब जो एक्सपेक्टेड है कि वो चेयरमैन बनेंगे, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप गैर मुल्की कोचेज़ का? जो गैर मुल्की कोचेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, वो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट जो किए गए उसे देखना पड़ेगा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉज हैं। अगर उनको मींस के पैसे दे के या इस तरह है कि उनका 3 महीने का इजाफी उनको जो उनकी फीस होती है वो अदा करके उनको फारिग भी कर दिया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देखना है कि आया कि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो देख के उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे। और क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी जब भी चेंज होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तब्दील होता है, तो हर बंदे की अपनी जो एक टीम होती है। कोई बंदा अपने जो लोकल कोचेज है उनको पसंद करता है, कोई जैसे नजम सेठी साहब थे उनकी कोशिश यही थी कि फॉरेन कोचेज लेके आए। इस वजह से उन्होंने मिकी आर्थर को इवन के जो टीम का वो मेंटोर बनाना पड़ा, तो उस वजह से उन्हें कोचिंग मुकम्मल तौर पे वो कोचिंग नहीं कर रहे। तो आपको भी पता नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया था, वो टीम के साथ नहीं है, कुछ सीरीज के लिए साथ होंगे तो उसके ऊपर तनकीद भी होती रही। तो अब ज़का अशरफ साहब आएंगे तो वो इन फैसलों पे
वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी होंगी। और अभी आप भी देख रहे हैं कि जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है आमिर सुहेल की जानिब से भी कुछ बयान आ रहे हैं उनके हक में, ज़का अशरफ पे, तो वो भी इनकी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो बहुत सारी तब्दीलियां मुमकिन है। ठीक है इमरान, अगर हम हारून रशीद साहब की बात करें, चीफ सेलेक्टर बने, शाहिद आफरीदी को उन्होंने रिप्लेस किया, और लेकिन जाहिर बात है उनकी एंट्री तो वैसे भी 2016 के बाद हुई थी और वो नजम सेठी साहब के उस वक्त भी क्लोज थे। अगर हम बात करते हैं ज़का अशरफ साहब की, तो मुझे याद है डेव वाटमोर उस ज़माने में कोच थे, लेकिन आमिर सुहेल या वासित अली एक ज़माने में, क्योंकि ज़राई तकियाती बैंक से भी उनका ताल्लुक रहा ज़का अशरफ साहब का, तो कम अज़ कम मुझे लग रहा है सिलेक्शन कमेटी के हद तक तो तब्दीलियाँ ज़रूर होंगी। देखिए, सबसे पहले अभी जब अब आप बात कर रहे थे, मैं ये सोच रहा था 22 दिसंबर 2022 को नजम सेठी आए थे एक ट्वीट करके, तो अब ये 6 महीने बाद दोबारा गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी है इसकी? अगर आपने चेयरमैन उसमें एक आर्गुमेंट है ना, ज़का अशरफ साहब ने भी कल बयान किया, वो कहते हैं कि ये जो नजम सेठी साहब की एंट्री थी ये मैनेजमेंट कमेटी की हद तक थी, उनको टास्क दिया गया था कि आपने इंतखाबात कराने हैं, लेकिन वो तो खुद इंतखाबात लड़ना चाह रहे थे और 2 महीने का एक्सटेंशन भी उसको इसलिए दिया गया, उनको दिया गया कि वो फिर रीजन्स के इंतखाबात करा लें। बात उनकी भी टेक्निकली ठीक है, लेकिन आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, हाँ, या फिर से सवाल उठा सकते हैं कि रमीज राजा साहब को घर भेजने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, देखें वहीं रमीज राजा के होते हुए आप इलेक्शन का एक सेटअप बना के फिर अपना बंदा लाते। अब ये एक दोबारा से एक कन्फ्यूजन आ गई। अब देखें ना, जो उन्होंने फैसले किए थे, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ इंतखाबात कराने आए थे, तो फिर उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले क्यों किए? बिल्कुल, वो क्यों मिकी ऑर्थर को लेके आए, बिल्कुल क्यों मॉर्नी मॉर्कल को वो लेके आए, क्यों उन्होंने कोचेस लगाए, क्यों उन्होंने सिलेक्शन कमेटी लगाई। अब जब ज़का अशरफ यहाँ पर आ जाएंगे तो मुझे बताइए, जो जितने भी हायरिंग्स हुई हैं, जितने भी इवन कि कैप्टन भी है, जो भी है आपकी टीम है, सब एक खौफ का शिकार होंगे कि अब ये नया चेयरमैन जो आया है ये न जाने क्या फैसले करेगा, किसको कोच बनाएगा, क्या टीम अपनी लेकर आएंगे। वर्ल्ड कप का साल है, तो ये एक कन्फ्यूजन की कैफियत है। ज़का अशरफ साहब अब जल्द से जल्द, मैं तो बोलता हूँ कि जिस तरह अभी मुर्तज़ा ने कहा कि जल्द से जल्द जितने इलेक्शन होंगे उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा है, उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी फ़ायदा है, ताकि इसको साइडलाइन करके जो आपका मेन फोकस है, जो आपके अगले साल भी इवेंट है, इस साल भी बड़े इवेंट हैं, फिर एशिया कप भी है, ताकि उस पर फोकस करें, ना कि इन चीज़ों पर कि कौन चीफ सिलेक्टर होगा, कौन चेयरमैन पीसीबी होगा, कौन कोच होगा। मुर्तज़ा, आखिर में चूंकि टाइमिंग शायद नहीं देखते अरबाब इख्तियार, चूंकि जो फैसला रमीज राजा साहब का हुआ था, अगर क्रिकेटिंग एंगल से देखा जाए तो हमें सबको पता था कि जनवरी फरवरी में सकलाय मुश्ताक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो रहा है। हमें ये भी पता था कि आगे एशिया कप के हवाले से लड़ाई हमने लड़नी है। हमने सब कुछ उस वक्त भी तब्दील कर दिया, और अब जब एशिया कप चले, ये तो बेहतर है। मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और दानिशमंदी का, कि जो कमिटमेंट है उनको ऑनर करने की बात हो रही है। लेकिन जब तक ये मसला सियासत से जुड़ा रहेगा, स्पेशली शायद सदर मुमलिका जब पैटर्न इन चीफ होते थे तब तो फिर भी स्टेबिलिटी रहती थी, लेकिन चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर भी हमारे यहाँ आपको पता है कि तब्दील हो जाते हैं, मुद्दत पूरी ना होने का मसला भी है, तो ये मामला अब ज़्यादा शिद्दत से उठा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो उसकी बेस ही सिर्फ सियासत के ऊपर करती है। कोई भी चेयरमैन आता है तो वो जो पार्टी इख्तिदार में होती है वही अपना बंदा लेके आता है। तो इस वजह से इसको एक इलेक्शन होने चाहिए बाकायदा तौर पे, एक अलहदा से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, वही सारे फैसले करे। भारत में जिस तरह होता है या दीगर ममालिक में जिस तरह होता है, तो हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट तब्दील होती है, तो गवर्नमेंट का तब्दील होने का आपको भी पता है कि किसी भी टाइम पे तब्दील हो सकती है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फिर उसकी तब्दीली होती है। तो अभी भी 7 महीनों के दरमियान हमने 3 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन देख लिए, और अभी भी अक्टूबर में इलेक्शन होने, तो एक और हमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। तो जब तक इसका पैटर्न इन चीफ वजीर आजम है, तो तब तक तो ये ऐसे फैसले होते रहेंगे। इसको प्योरली स्पोर्ट्स बेस एक एसोसिएशन होनी चाहिए, उसी के इलेक्शन होनी चाहिए, उसी के नुमाइंदगान 1 साल के लिए या 3 साल के लिए मुंतखब होने चाहिए। इंडिया में आपको भी पता, सौरभ गंगुली जो उसके चेयरमैन, जो उनके बने प्रेसिडेंट बने, उसके बाद अनिल कुंबले बने, सारे लोग आते हैं उनके दूसरी स्टेट से भी, छोटे गुलाम मुर्तज़ा हमारे यहाँ भी तो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मिसाल तो कायम करने की कोशिश की थी कि रमीज राजा, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के साबिक कप्तान है बल्कि एक बड़ी मतलब कदावर शख्सियत है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से, चूँकि वो कमेंटेटर हैं, वो एनालिस्ट ऑफ द गेम है, उनके यूट्यूब चैनल की रीच अगर आप दुनिया भर में देखें तो कोशिश तो की गई थी, लेकिन फिर जब वक्त आपको मुकम्मल करने ना दिया जाए और सिस्टम ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। भारत में ऐसा नहीं कर सकते ना आप कि रमीज राजा को जैसे आपने घर भेजा।
नहीं, लेकिन देखें एक मिनट, ये जी, प्रोसेस वही था आने का रमीज राजा का भी, मैं choice ठीक है, की बात कर रहा हूं कि चॉइस at least अच्छी थी, cricketer लेकिन को मौका मिला। लेकिन प्रोसेस वही था। इमरान Process खान वही ये था, बात तो बिल्कुल जरूर वही था। कहते थे इलेक्शन से पहले कि इसको एक गैर सियासी तकर्रुर होनी चाहिए, लेकिन उनके जो 4 साल थे गवर्नमेंट ठीक के, है। उसमें उन्होंने फैसला नहीं किया कि इसको किस तरह से गैर सियासी करें। ये नहीं कर सके और शायद इसलिए लोग नहीं करते कि अगली दफा फिर इसी प्रोसेस से आना होता है इमरान, तो फिर वो दरवाजा आप बंद तो नहीं करेंगे ना। गुलाम मुर्तजा, आखिर में जो कल आपकी बात हमारी अधूरी रह गई थी, वो जो वेन्यू के हवाले से डिसीजन है कि वो जो आपने बताया था कि शायद स्टैट्स की बेस पर हमने फैसला किया है कि हम फलाने वेन्यू पे नहीं खेल सकते या वहाँ पे नहीं खेलना चाहते, हमारा जो वार्म अप मैच है वो भी तब्दील किया जाए, इसकी कोई अप्रूवल के इम्कानात हैं? गफार भाई, ये डिस्कशन हो रही है कि अपने सजेशंस दी जाती हैं जब भी जो आईसीसी की जानिब से और मेजबान मुल्क की जानिब से एक टेंटेटिव प्लान बनाया जाता है कि कहाँ पे किस टीम के मैचेस होने हैं। तो इंडिया, जारी बात है, हमारी राइवलरी है इंडिया के साथ, तो इंडिया भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम, क्योंकि एशिया में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है और यहाँ पे अच्छी टीम भी है, तो एशियन कंडीशन में उनको एशिया की जिस तरह की पिचेज हैं तो उसमें उन्होंने जो वेन्यूज डिसाइड किए, लाइक बेंगलोर है, चेन्नई है। बेंगलोर में हमारा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, फ्लैट विकेट है, छोटा ग्राउंड है, रन ज्यादा होते हैं। बेंगलोर आप आईपीएल में भी देखते हैं कि आईपीएल में बहुत बड़ी बेंगलोर की टीम थे, डेल स्टेन वहां से खेलते हैं लेकिन उन्हें भी मार पड़ती है। तो इसी वजह से वहां पे रखा गया कि ताकि जो दूसरी पाकिस्तान वहां पे कमजोर टीम साबित हो। चेन्नई का जो विकेट है आप भी देखते हैं, आईपीएल में भी देखा आपने, थोड़ा स्कोर करके वहां पे टीमें सेव करती हैं। तो वहां पे हमारा मैच अफगानिस्तान के साथ रखा गया। क्यों रखा गया? इसीलिए लेकिन गुलाम मुर्तजा को फायदा न हो। कतई कलामी होती है, लेकिन आप ये बताएं कि इस तरह तो भारत में खेलने वाली तमाम जो नॉन एशियन टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सबको डिसएडवांटेज है। हम अगर किसी मैदान किसी जगह पीछे आए, टोटली गेट योर पॉइंट कि स्टैट्स की बेस पर आप गेम प्लान जरूर बनाएं, बट आप पूरा वर्ल्ड कप, क्या गारंटी है कि उसके बाद फिर हम वर्ल्ड कप के सारे मैचेस जीतेंगे? मुझे तो ये थोड़ी सी एक डिफेंसिव अप्रोच लग रही है। आई एम श्योर जो लोग इसके डिसीजन मेकर हैं वो शायद इसको डिफेंड कर रहे होंगे, बट मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि भारत में कभी भी पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत के अलावा किसी नॉन एशियन टीम को कोई मदद ही नहीं मिलनी। लेकिन वो कभी ये बहाना नहीं करेंगे कि हमें ये मैचेस फलानी पिच पे ना हो। एक वर्ल्ड कप जीतते तो फिर आपको तमाम टीमों को किसी भी कंडीशन में रहना होगा। मुझे इस पूरे थॉट प्रोसेस में सिर्फ एक डिफेंसिव माइंडसेट नजर आ रहा है। नहीं, ये बात है गफार भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्लानिंग पर टीम की मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन जो मेजबान मुल्क है उनकी जानिब से जारी बात है, वो मेजबान है, उनके सारे मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ लखनऊ में मैच रखा है। इसी तरह आपने जो वेन्यूज जो बाहर से आएंगी टीमें, लाइक इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, उनको सबको स्लो विकेट पे खिलाएंगे वो लोग अपने जो मैचेस है उनके, और जो एशियन टीम है उनके साथ वो खेलेंगे फ्लैट विकेटों पे, जहां पे उनके जीतने के मेजबान मुल्क है इसलिए। लेकिन पाकिस्तान के स्पेशली मैचेस, इस सारे मैचेस का जो वेन्यू देखें आप, तो न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो मैच है वो बेंगलोर में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है बेंगलोर में है, और चेन्नई का जो विकेट आपको पता स्पिन होता है, बहुत रन्स नहीं वहां पे बनते, अफगानिस्तान के साथ है। उसके बाद हमारा जो एशियन दूसरी कंट्री है जो बांग्लादेश है, इसमें तो उसका मैच है कोलकाता में है। तो ये सारे डिसाइड किए हुए जो वेन्यू है, ये जारी बात है, आपको पता है कि वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान यहाँ पे आके वर्ल्ड कप जीत के जाए। तो हमने अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन मेजबान मुल्क है और हमारी राइवलरी जिस तरह की है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे इस तरह के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। कभी कभी ऐसे लगता है सारी दुनिया हमारे खिलाफ। पॉइंट ऐड कर लूं कि आपने डिफेंसिव माइंडसेट की बात की ना, देखें ठीक है आपका पॉइंट भी ठीक है, लेकिन वो अनड्यू एडवांटेज अफगानिस्तान को मिलेगा ना उस वेन्यू के ऊपर। ठीक है, आप एक ऐसे वेन्यू पे कराएं जहां मुझे दोनों पॉइंट आप लोगों को, मुझे ऐसे लगता है कि जीतना है तो फिर आपको तैयारी पकड़नी पड़ती है और आपको तमाम डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ वीकनेस है, इसलिए हम इस चीज से थोड़ा सा खौफ खा रहे हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक नए मौजूद होंगे, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, और हम एक बॉक्सिंग के वाले सेगमेंट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स गेम जो इस वक्त बर्लिन जर्मनी में जा रही है, वो पाकिस्तान के उस्मान कमर और ज़ैनब अली रज़ा ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के साइकिलिंग इवेंट में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिए, जबकि पावर लिफ्टिंग के 83 वेट क्लास कैटेगरी के अंदर हैदर अहमद ने सिल्वर बेंच प्रेस में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो इन बच्चों को खास तौर पर शाबाश भी है, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स गेम है, तो इंशाल्लाह इनके हवाले से जितनी और अपडेट हैं वो देते रहेंगे। और साथ हम बात करते हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग की, और वादेद खान बॉक्सर हैं, पाकिस्तान के लिए बाकू में इन्होंने जो है वो फाइट लड़ी सुपर मिडल में और वहाँ बेल्ट जीत कर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वादेद ज्वाइन करने के लिए। आप बताइएगा जो इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया और आपने सुपर मिडल वेट के अंदर जो है वो बेल्ट जीता, सो इट वॉज योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर। यस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और
अपनी मदद आपके तहत सब हुआ? जी बिल्कुल अपनी मदद आपके थे, भाइयों ने सपोर्ट किया और मेरे दोस्त थे, हमारे जिम के ओनर है बिलाल भाई जी। और मेरे उस्ताद अभी जूजी और मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैंने जो अब ये टाइटल जीत करके आ गया हूँ। ठीक है, और विन एक्सपीरियंस किया। आपका जो कैसा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट में जब आप जाते हैं, क्योंकि आज़रबाईजान में ये इवेंट था और आपने जिस कैटेगरी में फ़ाइट की, तो जो प्रिपरेशन है हमारे यहाँ बताया जाता है कि उस तरह की सहूलियात नहीं है, तो आपने किस तरह अपने आप को तैयार किया? जब वहाँ पहुँचे, जो कंपटीशन आपने देखा, वो फ़र्क लगा कुछ आपको? हाँ बिल्कुल फ़र्क लगा। तकरीबन हम वहाँ से हर कंट्री से फ़ाइटर आए हुए थे। पाकिस्तान से हम 2 फाइटर गए थे, एक पंजाब से आया था, एक कराची से मैं गया था। ठीक है, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के तहत? पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के तहत। ठीक। तो पहले तो बिल्कुल प्रेशर भी था, वहाँ जा रहे थे तो हर मुल्क से फ़ाइटर आए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साथ थे, सपोर्ट की, उन्होंने वहाँ पे भी ट्रेनिंग करवाई, कैंप लगवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर विन करके पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए मेडल लाए पाकिस्तान पे। ठीक है, अब बात है चूँकि पाकिस्तान में बॉक्सिंग को अगर आप देखें तो हालांकि मोहम्मद वसीम एमेचर बॉक्सिंग से प्रोफेशनल में गए, उन्होंने बड़ा नाम बनाया, अभी भी वो दुनिया भर में लड़ रहे हैं, पर एक मसला नज़र आ रहा है कि बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो नहीं पा रही, जो बॉक्सर हैं उनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? चूँकि जितना ज़्यादा आप खेलेंगे, इंटरनेशनल टूर होंगे या पाकिस्तान में मुकाबले हो, कम अज़ कम इंटरनेशनल या बॉक्सर ही कम अज़ कम, इस चीज़ की कमी महसूस होती है, चूँकि प्रिपरेशन आपकी तब अच्छी होगी जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे फाइटर है, टैलेंट है पाकिस्तान में, बस गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट करे तो पुश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फाइटर पाकिस्तान में है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है थोड़ी सपोर्ट करे हमारी, तो इंशाल्लाह तो बाहर से भी फाइटर आएंगे पाकिस्तान में खेलने के लिए और पाकिस्तान से भी जाएंगे, इससे हमारे और उन मुल्कों के ताल्लुक भी अच्छे होंगे। ठीक है, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जिनका आपने जिक्र किया, उनके पैरेलल बॉडीज़ भी कुछ बनी रही, मैं आपको पता है कि उसमें तनाज़ा भी रहा, लेकिन अब आप समझते हैं ठीक मामला चल रहा है? जो आपकी नेशनल इवेंट हैं वो जिस तरह होने चाहिए, उसकी जो डोमेस्टिक इवेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल वाले तो माशाल्लाह मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कलीम भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और माशाल्लाह फिर सही है, बस गवर्नमेंट उनको थोड़ी सपोर्ट करे और तो इंशाल्लाह। चलिए बात, आपने एक तो फाइट जीत ली वहाँ जाकर, और अब जाहिर बात है सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, तो आइंदा कौन से इवेंट हैं जिनके लिए आप सोच रहे हैं जाने के लिए और तैयारी का मौका मिल रहा है? इंशाल्लाह मेरे उस्ताद अभी कह रहे थे कि अभी इंशाल्लाह यूएसए जाएंगे फ़ाइट के लिए। अच्छा। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 3 टाइम ट्रेनिंग करेंगे हम, तो इंशाल्लाह दूसरी फ़ाइट इंशाल्लाह यूएसए में करूँगा, इसी वेट कैटेगरी में, सुपर मेडल में? इंशाल्लाह सुपर मेडल में। ठीक है, आखिर में जैसे मैं बात की थी मोहम्मद वसीम की, एमेचर बॉक्सिंग से शुरू किया, मेडल जीतते रहे, प्रोफेशनल तक पहुंचे, दुनिया भर में नाम बनाया वहाँ पे, तो इंस्पिरेशन होती है उनको देखकर, क्योंकि यहीं कराची में और स्पेशली कोयटा से उनका ताल्लुक है, लेकिन मेनली कराची में बहुत कैंप लगते थे, आपका जो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो वहाँ से वो यहाँ तक पहुँचे। जी बिल्कुल, टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट तो है, मौके नहीं मिल रहे लड़कों को। वसीम के बाद बहुत कम बॉक्सर आगे बढ़े? जी हम तो खुद वसीम को देख ही आगे बढ़े। हाँ। वसीम को देख, इनकी वीडियो देखते थे, हमारे जिम भी आए, तो बिल्कुल इनको देख ही हमें हिम्मत मुलाकात हो हुई रही, साथ में? मुलाकात हुई, तो इनको देख के हमें हिम्मत हो रही कि वसीम आगे गए, हम भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं फॉर योर फ्यूचर Thank you. इवेंट्स। हमारे साथ मौजूद थे बॉक्सर, पाकिस्तान ने जाकर बाकू में पाकिस्तान के लिए मिडल वेट में एक बेल्ट जीता, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो बॉक्सर हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम भी उनको इसी तरह जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं उनको इंशाल्लाह कवरेज फराहम करते रहेंगे। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।